अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टैक्स कंप्यूटेशन करने के लिए एक बिल्कुल बेसिक प्रीरिक्विजिट ये होती है कि हमें ये पता चल जाए कि टैक्स पेयर का स्टेटस क्या है। यानी वो इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है, या कंपनी में भी ख़ास तौर से क्या वो एनपीओ है, ताकि हम 100% टैक्स क्रेडिट को देख सकें। और फिर एक बिल्कुल बेसिक प्रीरिक्विजिट ये होती है, हम ये देखें कि जो टैक्स पेयर है उसका स्टेटस क्या है। क्या वो रेजिडेंशियल है, उसका स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि रेजिडेंट होने और ना होने की वजह से उसकी जो टैक्स कंप्यूटेशन है उस पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो आज हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होना या ना होना इस चीज़ को देखेंगे। इस चीज़ को कैसे डिटरमिन करते हैं किसी पर्सन के लिए। फिर ये देखेंगे कि क्या इसे हर साल देखना चाहिए या वन टाइम देखना चाहिए लाइफ में। और फिर ये भी देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है टैक्स कंप्यूटेशन बनाते हुए। बेसिक कॉन्सेप्ट। रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइड इनकम। इट मीन्स पाकिस्तान सोर्स एंड फॉरेन सोर्स एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 5। सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में यही बात लिखी है जो भी हमने पढ़ी। द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम shall be computed by taking into account amounts that are Pakistan source income and amounts that are foreign source income। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं आप टैक्स कंप्यूटेशन बनाने से पहले कि ये जो पर्सन जो टैक्स पेयर है जिसकी मैं कंप्यूटेशन बनाने जा रहा हूँ ये रेजिडेंट है, तो फिर हमें ये करना होगा कि पाकिस्तान सोर्स इनकम भी कंपटीशन में फॉर टैक्स पर्पस लेनी होगी। और पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान से अलावा फॉरेन सोर्स इनकम जो पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में कमाई गई है उसको भी लेना होगा, अकाउंट फॉर करना होगा। यानी हम इसे यूं कहेंगे कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की पूरी दुनिया में कमाए जाने वाली आमदनी के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स अदा करना होगा। नॉन रेजिडेंट का क्या होगा? नॉन रेजिडेंट इज टैक्सेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड नॉट फॉरेन सोर्स इनकम एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 6। क्या लिखा है? द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम shall be computed by taking into account only amounts that are पाकिस्तान सोर्स इनकम। अगर आपने ये स्टैब्लिश कर लिया कि जो टैक्स पेयर है ये नॉन रेजिडेंट है, तो आपको सिर्फ उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम लेनी है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर कनाडा में अपनी जॉब कर रहा है और वो रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है। कैसे पता चलेगा ये तो हम अभी आगे पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हमें ये पता है कि वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन उसकी पाकिस्तान में एक सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ इन्वेस्टमेंट टीडीआर टर्म डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, या उसने कोई मकान पाकिस्तान में लिया हुआ है और वहाँ से किराया आता है। तो जाहिर है हम ये देख चुके हैं टैक्स रिटर्न के वीडियो में कि अगर किसी की कोई पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम आ रही है तो उसे रिटर्न जमा करानी है। तो उसे रिटर्न तो जमा करानी है पाकिस्तान में एक यूके में मौजूद डॉक्टर को, लेकिन उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है। लेकिन उसकी आमदनी कनाडा में भी हो रही है, सैलरी इनकम, और पाकिस्तान में बैंक प्रॉफिट है और रेंटल इनकम है। तो यहाँ रिटर्न कैसे जमा कराई जाएगी? तो यहाँ रिटर्न ऐसे जमा कराई जाएगी कि सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम ली जाएगी नॉन रेजिडेंट की और उसी पे टैक्स अदा किया जाएगा। यानी पाकिस्तान में से जो बैंक के प्रॉफिट आ रहे हैं उस पर टैक्स दिया जाएगा और जो रेंटल इनकम आ रही है उस पर टैक्स दिया जाएगा। कनाडा में जो सैलरी कमाई जा रही है उसकी पाकिस्तान में टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आदमी नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर हम इसी एग्जाम्पल को ये कह दें कि एक आदमी कनाडा में सैलरी केयर ले रहा है, पाकिस्तान में बैंक प्रॉफिट्स हैं, रेंटल इनकम है, लेकिन जॉब तो वो कनाडा में कर रहा था, लेकिन किसी वजह से जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे वो रेजिडेंट बन गया या आपको पता चल गया वो रेजिडेंट है। तो फिर अभी हमने जैसे पढ़ा रेजिडेंट की डेफिनेशन में, तो उसकी पे टैक्सेबिलिटी पाकिस्तान में होगी और तीनों इनकम ऐड होंगी पाकिस्तान में और तीनों पर टैक्स पाकिस्तान में देना पड़ेगा। यानी कनाडा में कमाई गई सैलरी इनकम पर भी और पाकिस्तान में बैंक प्रॉफिट और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर भी। तो अब तक जो बड़ा उसका खुलासा ही है, सबसे पहले आप स्टैब्लिश करें ये टैक्स पे रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट होगा तो वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स होगी, नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 81।
सेक्शन नंबर 81 में लिस्ट दी गई है रेजिडेंट पर्सन की। अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एओपी यानी पार्टनरशिप फर्म और फेडरल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी, और कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट भी, और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। और जैसे कि लिखा है, रेजिडेंट शैल बी अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। अब टैक्स ईयर के लिए आप ये बात नीचे देखिए, दैट आर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एनी पर्सन इज टू बी डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टैक्स ईयर एज इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब ये है कि एक हर टैक्स ईयर के लिए आपने इन तीनों के स्टेटस को चेक करना है। ये हो सकता है एक शख्स है इमरान जिसका नाम है, वो टैक्स ईयर 2023 में तो रेजिडेंट हो, लेकिन हो सकता है 2024 में वो नॉन रेजिडेंट बन जाए। और इस तरह भी हो सकता है कि 2023 में वो नॉन रेजिडेंट था और टैक्स ईयर 2024 में वो रेजिडेंट बन जाए। तो हर साल इन तीनों के रेजिडेंट स्टेटस को आपको चेक करना होगा। और फेडरल गवर्नमेंट तो रेजिडेंट ही रहेगी। नंबर टू में लिखा है कि जो पर्सन रेजिडेंट नहीं होगा तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। अच्छा, ये एक लिस्ट थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक आदमी रेजिडेंट इंडिविजुअल है। ठीक है, अब तीनों को समझेंगे कि इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा, कंपनी कब रेजिडेंट होगी, और पार्टनरशिप फर्म कब रेजिडेंट होगी, और कब नॉन रेजिडेंट होंगे ये तीनों। अब हम इस चीज को समझेंगे। सेक्शन नंबर 82, रेजिडेंट इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल शेल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर ए टैक्स ईयर। किसी एक टैक्स ईयर के लिए वो कब रेजिडेंट होगा, इफ द इंडिविजुअल, अगर वो शख्स, क्लॉज ए, is present in Pakistan for a period or periods amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year. 183 days or more days present in person in Pakistan। इसका मतलब ये है कि एक शख्स इमरान है, वो एक साल के 365 दिनों में से पाकिस्तान में मौजूद हो, खुद मौजूद हो पाकिस्तान की टेरिटरी में। कितने दिन के लिए? 183 डेज या उससे ज़्यादा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलसल लगातार, मसलन 1 जुलाई से पाकिस्तान में मौजूद है और 183 डेज जिस तारीख पर बनते हैं वो मौजूद रहे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, वो जुलाई में महीना गुजारा, अगस्त में वो बाहर चला गया, फिर सितंबर में आ गया, फिर अक्टूबर में बाहर चला गया, नवंबर में आया, तो ऑफ एंड ऑन पूरे साल में वो कभी भी पाकिस्तान में मौजूद हो। तो हम ये देखेंगे 365 दिन में से अगर उसका स्टे पाकिस्तान में मुसलसल या गैर मुसलसल रहते हुए 183 दिन तक पहुंच जाता है तो वो रेजिडेंट हो गया। अब क्या होगा? उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स होगी। और अब अगर वो 183 दिन नहीं रहा तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। क्लॉज ए से इस तरह से आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे इंडिविजुअल का। और या एक क्लॉज ए तो हो गया, लेकिन अब और भी देखें आप, एक और चीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है? इज एन एम्प्लॉय। अब वो इंडिविजुअल क्या है? एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन अ टैक्स ईयर। अब इसका मतलब ये, अब देखें, एक गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो एक एम्बेसडर के तौर पे वो बाहर पोस्ट कर दिया उसे, चाइना में, अमेरिका में। अब वो तो 183 दिन पाकिस्तान रहा ही नहीं, वो तो पूरे 365 दिन किसी और कंट्री में रहा। लेकिन ये कहा गया है सरकारी मुलाजिम के लिए, वो चाहे पाकिस्तान में है या नहीं है, वो हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट किया जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान से मिलने वाली सैलरी हो या कहीं से भी आने वाली आमदनी हो, उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान में ही टैक्स होगी। क्यों? हालांकि क्लॉज ए में तो लिखा है 183 डेज पर्सन इन पर्सन पाकिस्तान में होना चाहिए, वो तो नहीं है। लेकिन इसी चीज को निगेट किया है क्लॉज बी ने कि क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है तो लिहाजा वो रेजिडेंट ही तस्वुर किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान में नहीं हो। अच्छा, एक और क्लॉज है, क्लॉज डी। अगर ये क्राइटेरिया भी मीट हो गया तो भी वो रेजिडेंट बन सकता है। तो 3 क्राइटेरिया आपको तीनों देखने हैं, वो कहीं भी फिट हो जाए आपको रेजिडेंट बना देना है। ये फाइनेंस एक्ट 2022 में आया था आई थिंक। इसमें क्या है? बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ पर्सन। अच्छा, क्लॉज ए और बी देखें, किसी के लिए भी हो सकता है।
वो कोई किसी और मुल्क का नेशनल भी हो सकता है, कैनेडियन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डी सिर्फ पाकिस्तानी आदमी के लिए जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, और being a citizen of Pakistan is not present in any other country for more than 182 days during a tax year। उसमें कहा जा रहा है एक पाकिस्तानी है और उसने पाकिस्तान के अलावा किसी भी बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में अपना स्टे 182 दिन से ज्यादा नहीं गुजारा। एक चीज आप ये देखें, अगर उसने किसी भी मुल्क में 182 से ज्यादा मतलब 183 दिन, लेट से अगर एक आदमी है उसने पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में पूरे साल में 183 डेज नहीं गुजारे, तो क्या होगा, वो पाकिस्तान में रेजिडेंट तस्वुर किया जाएगा, उसको पाकिस्तान में अपनी रिटर्न जमा करानी है। या एक और कंडीशन दी है, हु इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री। अब एक आदमी है, वो क्या करता है, पूरे साल में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता है, होता ये है ना पाकिस्तान में उसके 183 डेज मुकम्मल होते हैं, ना किसी और मुल्क में मुकम्मल होते हैं। अब वो कहता है मैं तो रेजिडेंट ही नहीं हूँ किसी मुल्क का, फॉर टैक्स पर्पस आमतौर से यही शर्त है कि 183 डेज आदमी गुजारे तो किसी मुल्क में रेजिडेंट बनने के लिए। अब वो कहता है मैं तो रेजिडेंट हूँ ही नहीं, तो लिहाजा मुझे कहीं रिटर्न ही नहीं जमा करानी। तो ऐसे लोगों को अकाउंट फॉर करने के लिए ये क्लॉज लाई गई कि एक आदमी ने अगर अपना रेजिडेंशियल स्टेटस स्टेब्लिश नहीं किया किसी कंट्री के लिए और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तो उसको अल्टीमेटली रिटर्न जमा करानी है, और कहाँ करानी है, पाकिस्तान में करानी है। अच्छा, अब ये चीज के पाकिस्तान में स्टे किस तरह काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी कनाडा में रहता है, वो पाकिस्तान आया था और हड़ताल हो गई, कोई भी वजह है, कोरोना आ गया और वो डिस्टरबेंस हो गई, एयर फ्लाइट्स चल रही हैं नहीं चल रही हैं, या पब्लिक हॉलीडे आ गई, ईद की हॉलीडे आ गई, तो अब क्या पाकिस्तान में मौजूद होना ये काउंट किया जाएगा या नहीं। या एक आदमी ट्रैवलिंग कर रहा था और कनेक्टिंग फ्लाइट थी, किसी वजह से वो पाकिस्तान में रुक गया, तो क्या ये इन ट्रांजिट पाकिस्तान में होना काउंट किया जाएगा या नहीं कि वो यहाँ मौजूद था। तो इसके लिए एक रूल नंबर 14 है इनकम टैक्स रूल का, वो ये प्रोसीजर बताता है कि आप कैसे कंप्यूट करेंगे नंबर ऑफ डेज किसी इंडिविजुअल के वो पाकिस्तान में प्रेजेंट था या नहीं था। तो उसका मैंने यहाँ सिर्फ रेफरेंस लिख दिया, डिटेल नहीं लिखी। खुलासा उसका ये है कि एक आदमी पाकिस्तान में किसी भी वजह से हो, चाहे हड़ताल हो चाहे हॉलीडे हो, कुछ भी हो, अगर वो पाकिस्तान में है, इवन फॉर एग्जांपल एक आदमी कनाडा से आ रहा था और वो रात को 12 बजने से 10 मिनट पहले पहुंच गया और मोहर लग गई, इमिग्रेशन ने एंट्रेंस की अराइवल की मोहर लगा दी, तो वो दिन भी पाकिस्तान में ट्रीट किया जाएगा। यानी रात 12 बजे से पहले पहले कोई भी बंदा पाकिस्तान में आ गया तो वो भी दिन काउंट कर गया, हालांकि वो पाकिस्तान में तो 10 मिनट के लिए रहा। तो खुलासा ये कि कट ऑफ टाइम से पहले पहले आप कुछ भी हो, हड़ताल हो, पब्लिक हॉलीडेज हो, आप किसी असाइनमेंट पे पाकिस्तान आए हुए हैं, आप घूमने फैमिली के साथ आए हुए हैं, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपका वो दिन काउंट किया जाएगा फॉर योर प्रेजेंस इन पाकिस्तान। अच्छा, हाँ, एक दिन ऐसा है कि जो काउंट नहीं किया जाएगा जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी वजह से, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान इन ट्रांजिट मतलब रुकना पड़ गया किसी वजह से, आपको पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जैसे आप फॉर एग्जांपल एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं, आपको जैसे कनाडा स्टे करना पड़ता है, कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, आप वहां रुक जाते हैं एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, इस तरह अगर आपका पाकिस्तान में भी कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो इन ट्रांजिट आप पाकिस्तान में स्टे कर लेते हैं, तो वो स्टे काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी आपकी प्रेजेंस किसी भी वजह से पाकिस्तान में हो वो काउंट की जाएगी। तो ये रूल 14 का खुलासा है। अब हम देखते हैं कि रेजिडेंट कंपनी कंपनी कब रेजिडेंट होगी और कब रेजिडेंट नहीं होगी। अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर। एक कंपनी एक टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट मानी जाएगी अगर क्या हो, तीन कंडीशन में से कहीं भी आप आ जाएं तो आप रेजिडेंट कंपनी होंगी। क्या, इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म, यानी पाकिस्तान के कानून के तहत वो बनी हो। अब पाकिस्तान के कानून के तहत बनी है तो कंपनी आप भले अमेरिका में बैठ के चलाएं, लंदन में बैठ के चलाएं, अगर वो पाकिस्तान के कानून के तहत बन गई है, फॉर एग्जांपल एसईसीपी से आपने एक स्मॉल एसएमसी बनवा ली, सिंगल मेंबर कंपनी, या एक एलएलसी बना ली, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, या आपने एक प्राइवेट लिमिटेड बना ली, या आपने पब्लिक लिमिटेड बना ली। अब उसको चलाने के लिए आपके डायरेक्टर कहीं भी हो, मैनेजमेंट कहीं भी हो, बनी पाकिस्तान के लॉ के तहत है, बस वो रेजिडेंट कहलाएगी। Clause B, the control and management of affairs
of the company is situated wholly in Pakistan at any time in the year। ज़ाहिर है पाकिस्तान में बनी हुई कंपनी के तो हम डिस्कस कर चुके क्लॉज ए में। अब क्लॉज बी में वो कंपनी है जो पाकिस्तान के कानून के तहत नहीं बनी है, वो यूके के लॉ के तहत बनी है, किसी और कंट्री के लॉ के तहत बनी है, लेकिन अगर उसकी जो मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, यहीं बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स जो होते हैं एजेंट होते हैं कंपनी के और वही कंपनी के शो को रन करते हैं, और अगर वो यहीं पाकिस्तान में हैं और यहीं पर सारा काम करते हैं, यहीं सारी मीटिंग करते हैं पूरे साल की, तो अब क्या होगा, वो फॉरेन कंपनी भी एक रेजिडेंट कंपनी तस्वुर की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक फ़ॉरेन कंपनी है और उसका मैनेजमेंट बोर्ड पाकिस्तान में सिर्फ 1 महीने ऑपरेट करता है, 1 महीने यहाँ पर मौजूद है और अफेयर्स को देख रहा है, और 11 महीने इन फॉरेन कंट्री देख रहा है, तो भी वो फ़ॉरेन कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी, क्योंकि हमने देखा डेफिनेशन में कि कंपनी सिचुएटेड होली इन अफेयर्स सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। तो पूरे टैक्स ईयर में कभी भी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फ़ॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट कंपनी बन जाती है। यानी फ़ॉरेन कंपनी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में किसी भी वक्त ना हो तभी वो नॉन रेजिडेंट होगी। उसके बाद है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन में आएंगे। उसके बाद है सेक्शन 84 रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए भी हमें ये देखना है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एसोसिएशन सिचुएटेड कहाँ है। अगर पाकिस्तान में सिचुएटेड है पूरे साल में किसी भी वक्त होली और पार्टली, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी रेजिडेंट एओपी कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसोसिएशन है और उसका मैनेजमेंट बोर्ड 3 पार्टनर्स पर मुश्तमिल है, और तीनों पार्टनर्स पूरे साल में कभी भी किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान से ऑपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट बोर्ड की एक मीटिंग हो गई पाकिस्तान में जिसमें तीनों पार्टनर्स मौजूद थे या इवन एक पार्टनर मौजूद था, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एसोसिएशन पार्टली स्टैब्लिश हो गए। तो पार्टली स्टैब्लिश होने पर भी और मुकम्मल तौर पर होली स्टैब्लिश होने पर भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट हो जाती है। ये था सेक्शन नंबर 84। उसके बाद हम अपनी जो भी हमने पढ़ा है इसमें हम नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही हुई है या नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में मिस्टर इमरान का तस्करा है जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, और 18 अगस्त को वो पाकिस्तान से उनकी पोस्टिंग हो गई है इटली एम्बेसी में एज एम्बेसडर। तो हमें ये देखना है कि रेजिडेंट हैं या नहीं। हम पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन 82 में अगर फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो हमें नंबर ऑफ़ डेज़ को नहीं देखना, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होने की वजह से वो रेजिडेंट होगा, और कहीं भी वो रहे, चाहे पाकिस्तान में रहे चाहे बाहर रहे, और 183 डेज़ का क्राइटेरिया पूरा ना भी करे तो भी फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम रेजिडेंट होगा। अगली मिसाल देख लेते हैं। एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है एंडरसन एलएलसी, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है यूके के कानून के मुताबिक, और उसकी जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स वो सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी द एंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाज शिफ्टेड टू यूके। 6 महीने के लिए कंपनी जो कि यूके के लॉ के तहत बनी है, जिसे हम फॉरेन कंपनी कहेंगे, 6 महीने उसने पाकिस्तान से ऑपरेट किया है। और हमने ये पढ़ा रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी के लिए अगर पूरे साल में किसी भी वक्त कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी इस्टेब्लिश हो जाए पाकिस्तान में, अगर एक दफ़ा भी इस्टेब्लिश हो गया तो कंपनी रेजिडेंट हो जाएगी। पूरे साल में पाकिस्तान में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एग्जिस्ट ना करे तब वो नॉन रेजिडेंट रहेगी। तो लिहाजा इस केस में एंडरसन एलएलसी एक रेजिडेंट कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में 6 महीने ऑपरेट करके गई है। A company shall be resident if control and management of the affairs of the company is situated wholly in Pakistan at any time in the year। तो मुकम्मल 6 महीने तक एंडरसन एलएलसी की जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्सरसाइज हो रही थी वो पाकिस्तान में हो रही थी मुकम्मल तौर पे। तो 6 महीने पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे काम करने की वजह से इसको हम रेजिडेंट कहेंगे। अब आ जाएं एक और क्वेश्चन की तरफ।
डेविड हैं जो अप्रैल 2 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 30 2023 तक रहे हैं पाकिस्तान में। तो अब 2 टैक्स ईयर्स में ये रहे हैं, टैक्स ईयर 23 और टैक्स ईयर 24। अब दोनों साल में हम इनके नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट करें तो 2 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक 90 डेज़ बनते हैं। तो 2023 के लिए तो नॉन रेजिडेंट हैं क्योंकि 183 डेज़ का स्टे नहीं हो रहा। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ईयर टैक्स ईयर 24 के लिए देखें तो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक ये 123 दिन रहे। तो क्योंकि इनका स्टे 183 डेज़ नहीं हो रहा तो ये दोनों सालों के लिए नॉन रेजिडेंट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LBB, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान कानून के तहत। और हुआ ये कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वाज आउटसाइड पाकिस्तान। यानी ये कंपनी है जो पाकिस्तानी लॉ के ज़रिए इनकॉर्पोरेट हुई है और यूँ समझ लें इसका मैनेजमेंट बोर्ड अमेरिका से पूरे साल ऑपरेट किया है, पाकिस्तान में इनका बोर्ड आया ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हमने ऐसी ही कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तानी लॉ के तहत, उसके लिए ये चीज़ देखनी ही नहीं है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से एक्सरसाइज हो रहा है, क्योंकि जब वो पाकिस्तानी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई है तो बस वो रेजिडेंट होगी। ये चीज़ें तो हमें फ़ॉरेन कंपनी के लिए देखनी है। तो ये आज का हमारा सबक था, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ।